बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, उसके ओपिनियंस प्लस उसके एडिटोरियल्स, इनका करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 2 जून 2025 और ये एक आपका डेमो लेक्चर है बेसिकली। तो ये है आपका जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपके ये 3 एडिटोरियल्स हैं, इनका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद आपके ये जो ओपिनियंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, इनका एनालिसिस करेंगे। तो टोटल हम लोग 7 जो आपके टॉपिक्स हैं उनको इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो आपने इसको सुनना ज़रूर है। एंड इंशाल्लाह जब आप इसको सुनकर फारग होंगे, कंप्लीट सुन लेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल चुकी होंगी और आप काफ़ी चीज़ें सीख भी चुके होंगे। तो बहरहाल आम रूटीन में आपको ये जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, इसका लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाता है यूट्यूब पर फ्री। और बाकी ये जो ओपिनियंस वाला सेक्शन होता है, इसके लेक्चर के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो क्योंकि ये हमारा जून का स्टार्ट है सेशन, तो इसके अंदर हम लोग, आपको पता है कि महीने के शुरू में एक फ्री डेमो जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सुनने के बाद आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, इस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी बातें जो है वो लेक्चर के दौरान होती रहेंगी कि कहाँ पर ये आपका इस्तेमाल होगा। और बाकी बेटा ये 2024 के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, इनको भी आप लोग ज़रूर सुने। कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है सब कुछ। और 2025 के इन सारे महीनों के मौजूद हैं, इनको सुने। जून की रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इंग्लिश ऐसे राइटिंग की रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, उसमें भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी इन एरियाज़ में ये आपकी हेल्प करेंगे। ये करंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ये करंट नेशनल इश्यूज़ हैं। हर लेक्चर का PDF जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक लेक्चर की चैप्टराइजेशन कर दी जाती है। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, टाइमलाइन आपको मिलेगी, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वही टॉपिक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 7 चैप्टर्स हैं आज के लेक्चर के अंदर, तो 7 के नीचे टाइमलाइन मौजूद होगी। तो इसके अंदर बेटा 2 पोर्शन होते हैं, एक को हम लोग एडिटोरियल्स कहते हैं और एक को ओपिनियंस कहते हैं। तो पहले हम लोग जो है ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे। मतलब कि अभी जो है मैं आपके साथ पहले अभी यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि ये वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर आपके 4 ओपिनियंस हैं, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एडिटोरियल्स की तरफ जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी आपका जो लेक्चर है उसको। डॉन न्यूज़पेपर का आपका ओपिनियन है द नेक्स्ट चैलेंज। अच्छा, लिखा है जनाबी अली इसके अंदर क्या, पहले बता देता हूं, पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस ये आपका मेन टॉपिक रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब इसको ये राइटर कवर करने की कोशिश करेगी तो इसके अंदर आपकी इकोनॉमी भी कवर हो जाएगी, आपका इंडस वाटर ट्रीटी भी कवर होगा, आपकी मिलिट्री की जो डिफेंस है वो भी कवर होगा, आपकी डिप्लोमेटिक जो फॉरेन फ्रंट है, डिप्लोमेसी वगैरह है, वो भी कवर होगी। ठीक है, तो पहले अब मैं जाता हूँ कि राइटर लिखना क्या चाहती है। तो राइटर जो है मलीहा लोधी साहबा, ये बेसिकली जो मेन बात करना चाहती हैं वो ये करना चाहती हैं कि 3-4 दिन की आपकी जंग हुई और अब आप लोग फतह मना रहे हैं, ट्रम्पलिज्म यानी कि खुशियां मना रहे हैं, फतह के जश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको रुक जाना चाहिए। अब आपको इंडिया जो आपको धमकियां दे रहा है, मोदी या मोदी जो बातें कर रहा है, जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, उनको सामने रखते हुए अब ये फतह का जश्न बंद कर देना चाहिए और नेक्स्ट चैलेंज उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अब पाकिस्तान को क्या कह रही हैं कि नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयारी करो। अब वो कैसे करनी है तैयारी, वो भी वो बताएगी कि किस फील्ड के अंदर क्या काम करना है। तो बेसिकली वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे ओपिनियन के अंदर जो लिखती हैं वो कहती हैं कि जंग के बाद पाकिस्तान तो फतह मना रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से थ्रेट अभी भी है। कैसा है थ्रेट वो भी डिस्कस करेंगे।
फिर वो कहती है कि इस थ्रेट को सामने रखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी तैयारी करे। अब तैयारी कैसे करनी है? मिलिट्री की शक्ल में, अपनी मिलिट्री की जो डोमेन है उसके अंदर तैयारी करनी है, यानी कि डिफेंस को मजबूत करना है, इकोनॉमी को मजबूत करना है, इंडस वाटर ट्रीटी का एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आना है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी लड़ना है, और साथ में नेशनल यूनिटी भी रखनी है। तो कह रही है कि ये जो 5 एरियाज हैं इनके ऊपर हमको वर्किंग करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है तो पाकिस्तान आगे से तैयार हो। और राइट नो जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो मोदी है, उसकी बातों से ये लगता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, टेंशन अभी कंटिन्यू है। ठीक है जी, तो ये बातें करेगा। बाकी ये मैप आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का। तो हम आप लोग इस ओपिनियन का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बातें होती हैं। तो पहले इस हिस्से के अंदर तो बेटा वो लिखता है ये एक पिक्चर, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई 4 दिन की। ठीक है, उसके अंदर इंडिया ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने आगे से रिस्पॉन्स में एक ऑपरेशन जिसका नाम था बनियानुल मरसूस वो शुरू किया। ठीक हो गया। बेशक पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव ऑपरेशन किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपनी समझ लें कि इस रीजन के अंदर एक अथॉरिटी कह लें या एक समझ लें कि एक कायम किया, अपने आप को स्टैंडर्ड पे खड़ा रखा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है क्या जो मर्जी उसके ऊपर अटैक करके उसको हासिल कर ले। ठीक हो गया। तो फिलहाल पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये वो कह देती है। आगे फिर वो क्या बात करती हैं इसके आगे वो कहती यही बात, यानी कि 4 दिन के काम के अंदर, 4 दिन की जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो है अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को अब नेक्स्ट जो है अपने आप को तैयार करना है, हार्ड थिंकिंग करनी है, अच्छी प्लानिंग करनी है, हार्ड वर्क करना है, ताकि नेक्स्ट कोई भी इंडिया एक्टिविटी करे तो उसे रिस्पॉन्स दिया जा सके। अब इंडिया क्यों एक्टिविटी करेगा कोई, तो इसकी वजह है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्टेटमेंट्स। एक तो नरेंद्र मोदी साहब कह रही हैं कि हमने एक न्यू नॉर्मल हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब ये न्यू नॉर्मल डॉक्ट्राइन क्या, यानी कि इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जो न्यू डॉक्ट्राइन है वो ये है कि अगर इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका जवाब जो है मिलिट्री की शक्ल के अंदर मिलिट्री रिस्पॉन्ड किया जाएगा उसको, और पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा। सो दैट इज द न्यू नॉर्मल जो डॉक्ट्राइन है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपने आप को तैयार रखना है। और एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाबी अली जो इंडिया के रिवर्स हैं इनका एक कतरा भी जो है पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये बैडली निगोशिएटेड है। ठीक है ना, इसको एज ए वेपन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि टेररिज्म, वाटर, इन दोनों की शक्ल के अंदर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए थ्रेट जो है मौजूद है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को अब क्या करना है, इस थ्रेट से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। पाकिस्तान को नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए और इन स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए पाकिस्तान को। क्यों सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान की हमेशा तारीफ करेंगे, लेकिन अपने दुश्मन की कमज़ोरियों का भी पता होना चाहिए और उसकी ताकत का भी पता होना चाहिए, फिर ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम जैसे भी हैं, जितने मर्जी अपने आप को हम ताकतवर कह लेंगे, मैं अलहदा से एक बात कर रहा हूँ इस ओपिनियन से हटकर, इंडिया ने अटैक आपके ऊपर किया, आपके शहरों को हिट किया, और ये एक दलेरी वाला काम है, सिंपल सी बात है। और ये एक वाकई ही एक ब्रेव बंदा ये काम कर सकता है, ब्रेव कंट्री ये कर सकता है। हम बेशक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हम किसी भी बड़ी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को कभी भी कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपके दुश्मन की मजबूती या कमज़ोरी उसका आपको पता होना चाहिए।
यानी कि इंडिया ने आपके शहरों के ऊपर मिसाइल फेंका, मतलब कि उन्होंने आपको कंसीडर ही नहीं किया। क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? पाकिस्तान ये कभी भी नहीं करेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इंडिया ने ये करके दिखाया। हाँ, रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो भी किया वो एक अलग बात है, अच्छा परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इधर देखने वाली चीज़ है बेसिकली वो ये है कि उनको आप लोग नॉन सीरियस तरीके से डील नहीं कर सकते उनकी स्टेटमेंट्स को। अगर उन्होंने एक दफ़ा किया है तो दोबारा भी कर सकते हैं। सो अक्लमंदी ये है कि आप अपने आप को तैयार करें मल्टी फ्रंट के ऊपर, कि जहां से भी इंडिया आए आप उसको रोकें। अब मल्टी फ्रंट के ऊपर आपने आपको आपने मजबूत करना है कि अपना कोई एरिया आपने ऐसा नहीं छोड़ना जो कमज़ोर हो और इंडिया उसको टारगेट कर सके। तो आपने अपने आप को डिफेंस की फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में, डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में, नेशनल यूनिटी के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को हम लोगों ने मजबूत करना है। पाकिस्तान ने ये तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट अगर इंडिया कोई एक्टिविटी करे तो आप हर फील्ड के अंदर, हर डिमेंशन के अंदर मजबूत हों। तो इन्हीं फील्ड को राइटर अब आपके साथ डिस्कस करेगी। 5 तकरीबन एरियाज बन जाते हैं कि इनके अंदर पाकिस्तान को कैसे मजबूत किया जाए, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है मिलिट्री की तैयारी। तो इसके अंदर पहले तो आपने ये देखना है कि गैप्स कहाँ पर है, कमजोरी कहाँ पर है, जो इस हमारा जो डिफेंस है उसमें कमजोरी कहाँ पर रह गई थी, जो इंडिया के मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान को हिट कर गए। इंडिया के जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान के काफ़ी अंदर तक आ गए। तो कहीं ना कहीं गैप्स हैं ना, तो आपने उन गैप्स को तलाश करना है, ठीक है ना। लेटेस्ट क्लासेस के अंदर जो हुए हैं उनको आपने एक्सपोज करना है उन एरिया को, और उनको सही करना है। उसके बाद आपने अपने इक्विपमेंट जो हैं उसको अपग्रेड करना है। वो आपके एयर एसर्ड्स हैं, वो आपके मिसाइल्स हैं, उनको आपने और अपग्रेड करना है। एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको आपने बढ़ाना है। ड्रोन बैटल जो हम लोगों ने इंडिया के साथ देख ली, जिसके अंदर वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको कैसे काउंटर करना है वो हमने देखना है। J-35A 5th जनरेशन जो है चाइना के जहाज़ हैं, वो हमें फाइटर्स जो हैं वो हम लोगों ने हासिल करने हैं। डिफेंस की स्पेंडिंग्स हम लोगों ने बढ़ानी है, डिफेंस का बजट हम लोगों ने बढ़ाना है। लेकिन वो जो बजट है वो खर्च करना कहाँ पर करना है, ये आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कहाँ पर जो है वो एलोकेशन कहाँ पर उन रिसोर्सेज की करनी है, उनको किस जगह पर हम लोगों ने खर्च करना है जो हम बजट बढ़ाएंगे। तो ये है सिंपल कि आपने अपनी जो मिलिट्री है, जो अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो ये है कि अपनी कमज़ोरियां देखें, जो इस 4 दिन की जंग के अंदर गैप्स आपको नज़र आए उनको ख़त्म करें। दूसरा, इससे लेटेस्ट मॉडल की जो चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट वर्ल्ड की हैं, उनको अपग्रेड करें, अपने मिसाइल सिस्टम को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, और चाइना से जो आप ले सकते हैं टेक्नोलॉजी या वेपन्स वो आप लें, और अपना जो है डिफेंस का बजट बढ़ाएं, तो आप अपनी मिलिट्री को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इस फील्ड के अंदर तैयारी, मिलिट्री की फील्ड के अंदर। दूसरी जहर है मिलिट्री जो है, जैसे मैंने अभी बात की, दोबारा आता हूं, इसको मजबूत करने के लिए हर जगह जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले वहां सब पर पैसों की जरूरत है, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना है तब भी, लूपेल्स को निकालना है तब भी, किसी से कोई जहाज खरीदने हैं जैसे यहाँ पर मैंने जिक्र किया J-35A का, तब भी तो हमें पैसों की जरूरत है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? बजट बढ़ाना है तो फिर पैसों की जरूरत है। जैसे अब हम बजट बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन IMF नहीं बढ़ाने दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अपनी मिलिट्री को मजबूत करना है तो हमें अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी का, कि हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है ताकि वहां से पैसा आए, वो पैसा हम डिफेंस पर लगाएं और हमारा डिफेंस मजबूत हो जाए। ठीक हो गया। तो डिफेंस को मजबूत करने के लिए इकोनॉमी को मजबूत करना है, लेकिन हमारी इकोनॉमी, मसला ये है कि सिंपल एंड टू द पॉइंट दो चीजों के ऊपर चल रही है। नंबर 1 IMF से कर्जा लेकर, एंड नंबर 2 जो आपके ओवरसीज भाई आपके मुल्क में पैसे भेजते हैं, इन दो चीजों पर आपकी इकोनॉमी खड़ी है। लेकिन
अब इसको बेहतर भी तो करना है, तो बेहतर करने का तरीकाकार ये है, इसके अंदर हम लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ वो ये है कि हमें आईएमएफ से जान छुड़ानी है। मेन चीज़, हमें आईएमएफ का जो कर्जे के ऊपर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें इसको ख़त्म करना है, फिर हम अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है जिससे हम आईएमएफ से आज़ादी हमें मिल जाए, आईएमएफ से हमें पूछ कर काम ना करने पड़े। जैसे इंडिया हमारे लिए खतरा है, हम बजट डिफेंस का बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आईएमएफ जो है वो नहीं बढ़ाने दे रहा, क्योंकि आईएमएफ से ही तो पैसे लेकर हमने बजट बढ़ाना है। तो नेशनल सिक्योरिटी की डिमांड है अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमी के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी करनी है, बहुत लंबी लिस्ट है जो हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइटर ने लिखी है मैं वही डिस्कस करूंगा। वो क्या है इकोनॉमी की रिफॉर्म्स? इकोनॉमी की रिफॉर्म्स यानी कि इकोनॉमी को बेहतर करने के तरीके। नंबर 1, वाइडनिंग द टैक्स बेस। वाइडनिंग द टैक्स बेस का मतलब ये है कि जहां पर आप 100 बंदों से ले रहे हैं टैक्स, अब उसको बढ़ाएं, 200 से लें, 300 से लें। उन लोगों को ढूंढें जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स से बचे हुए हैं, तो उनको ढूंढें, उनको टैक्स के अंदर लेकर आए। तो एक तो ये काम करें। नंबर 2, कटिंग सब्सिडीज। जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाइकून्स हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। क्यों देती है? वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक एटम बना रहा हूँ, इसको मैं फॉरेन कंट्रीज़ में बेचूंगा, वहाँ से बेचकर मैं डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेकर आऊँगा, लिहाजा मुझे बिजली सस्ती दे दी जाए। तो गवर्नमेंट जहाँ हमको 10 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपये का यूनिट देती है बिजली का, उसको 5 रुपये का दे देगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म की जाएँ। ठीक है, मार्केट को जो है इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए कि बनाओ और बेचो भाई। तो इससे बेसिकली ये भी होता है कि जो छोटा कारोबारी बंदा है उसको सब्सिडी नहीं मिलती, बड़े को मिल जाती है, वो सस्ती आइटम बना लेता है और वादा बाहर बेचने का करता है, बेच इधर ही देता है। तो जो छोटा कारोबारी होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये खत्म करने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन को स्पीड अप करो जी, प्राइवेटाइजेशन को। क्यों? स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज से मुराद उसका यहाँ पर वो वाले सरकारी अदारे, वो वाली सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट की कंपनियां जो नुकसान में जा रही हैं, जैसे पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे, यानी कि पल्ले से हमको देना पड़ रहा है इनको पैसा, इनके ऊपर हर साल हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं। तो कहता है इनको प्राइवेटाइज कर दो ताकि इकोनॉमी के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाए, बड़े बड़े का आप काम कर लो। ठीक है ना। इसके अलावा कहता है बाहर से जो कर्जा लेते हो तो अपने घर के रिसोर्सेज जो है उनको मोबिलाइज करो, उनको इकट्ठा करो। तो ये कुछ वो कहता है चीजें करें, बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स करें, तो फिर ही आपका इकोनॉमी जो है मजबूत हो सकेगी। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं अगर थोड़े से एक्स्ट्रा चलें, अब आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें ये है इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ठीक हो गया। इसमें ये है एफबीआर की डिजिटलाइजेशन करें, उसके अंदर करप्शन को ख़त्म करें। ठीक हो गया। इक्विटेबल टैक्स सिस्टम का निज़ाम लेकर आएँ, सबके लिए बराबर टैक्स हो। ये नहीं है किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, सबसे जितनी जितनी किसी की अर्निंग है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो पेंशन के अंदर रिफॉर्म्स की जाएं, वहाँ पर आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यानी कि और बड़ी एक लंबी लिस्ट है जो आप चीज़ें कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है, इनसे इकोनॉमी बेहतर होगी, और जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो आपकी मिलिट्री भी मजबूत होगी। अगला पॉइंट वो कहता है इंडस वाटर ट्रीटी के। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमें थ्रेट मिलता है बार बार मोदी की तरफ से, तो उसका क्या करना है, फिर क्या कर सकते हैं? तो कहता है इसके ऊपर तो पहले तो आप सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसको गौर से, उसको दोबारा से देखो, पढ़ो, समझो। ठीक है। उसके बाद सारी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एग्जामिन करो कि लीगली हम, ये जो मोदी हमें धमकियां लगाता है कि मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, तो लीगली हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो वो ढूंढ लो ना चीजें कि लीगल बाय लॉ एग्रीमेंट के थ्रू हमें किस कहां से सपोर्ट मिलती है। तो जब वो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, उसके बाद फिर तुम लोग यानी कि चीज़ों को निकाल के एक फैसला कर लो कि ये अब हमने करना है, और उसके बाद निकलो पाकिस्तान से बाहर। डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करो, कभी किसी मुल्क से मिलो, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलो, उनको बताओ
कि लीगली तौर पर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कहता है, और ये कहता है मैंने ब्रेकआउट कर देना है, तो वहां से सपोर्ट हासिल करो, वहां से फेवर हासिल करो। पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर तैयारी कर सकता है। पाकिस्तान को फेवर मिली भी है। कैसे मिली है? क्योंकि जब सस्पेंड किया है इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को, तो इंटरनेशनल उसे सपोर्ट नहीं मिली। यहां तक कि यूएसए ने भी न्यू दिल्ली को कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करो, उसको ब्रेक डाउन ना करो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से राइटर कहता है आप कर सकते हैं। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता ही है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर को लेकर एक एग्रीमेंट है जो कि 1960 में हुआ। इसके अंदर जो 3 आपके वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दे दिए गए, और 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया को दे दिए गए। ठीक है, इंडिया अभी इन रिवर्स के ऊपर भी क्या करना चाहता है, इनका पानी भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि ये वाले 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास हैं और ये वाले 3 रिवर इंडिया के पास है। ठीक है, अब मैप बेसिकली ज़्यादातर आपको नेट से मिलते हैं जो इंडिया वालों ने बनाए हुए हैं, तो आपने, हम लगाते तो हैं लेकिन आपने हमेशा गौर करना है कि जब ये ऐसा मैप बनाया जाए। ठीक है, जैसे ये वाला है, इसके अंदर ये अब एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड है। अब यहाँ पे पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है, ये टर्म गलत है। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर हम इसको बोलते हैं, इंडिया वाले इसको बोलते हैं। अब इंडिया वालों के पास जो कश्मीर है जिसको उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है, उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो तैयारी का पॉइंट है चौथा, और उसमें है डिप्लोमेसी। राइटर कहता है डिप्लोमेसी अपनी मजबूत करो। ठीक है ना, जो डिप्लोमेसी होती है दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी मुल्क का। ठीक है ना, तो डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड के अंदर पाकिस्तान ने क्या करना है, अपने आप को बेहतर करना है। तो यहां पर बेसिकली सिर्फ वो एक ही बात करना चाहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है, उसको रिव्यू करे। वो क्या रहा है, कहता है कि जब से मुशर्रफ गया है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिव्यू ही नहीं किया गया, जैसी है वैसी ही चल रही है। तो पाकिस्तान को वो कहता है कि दुनिया के अंदर, रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन तब्दीलियों के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार करे, और उसके लिए पाकिस्तान को रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी। फिलहाल पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है वो समझ लें कि स्ट्रेटजिक है कोई नहीं, वो सिर्फ ये है कि जब कोई चोट लगती है तो हम भागते हैं। यानी कि हम जिस तरह कहते हैं डंग टपाओ स्कीम चलाते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो फिर हम लोग उसकी पॉलिसी बना लेते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो राइटर कहता है कि इसको रिव्यू करो, रिव्यू करो, क्योंकि ग्लोबल और सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि इंडिया का जो चैलेंज है उसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा ये आपकी जो है पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। ठीक है ना, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को बढ़ाएगा और काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर करेगा। तो बेसिकली आपको पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ही वो बार बार फोकस करता है। तो ये अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक मिशंस भेज रहा है, इंडिया भी भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेज रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर कि जाओ वहाँ पर जाकर मिलो, बात करो, बताओ दुनिया को कि इंडिया क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहता है नो डाउट पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मिलिट्री उसके ऊपर डोमिनेट करती है, हमें पता है। जैसे अगर मैं उसकी जिंदा एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान का जो क्या उसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो इमरान खान के दौर में मौलाना यूसुफ साहब थे, और अब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसको लगाया गया, जो आपका आईएसआई का चीफ था उसे ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का दे दिया गया होता जब इंडिया के साथ हमारी ये थोड़ी सी हुई है। तो ये तो बात सही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो हर फील्ड के अंदर डोमिनेट करती है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। लेकिन वो कहता है ठीक है, इसके बावजूद आप इसको रिव्यू करो और दोनों सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स मिलो और आप इसके साथ शेयर करो चीज़ों को, और ताकि जो है आप लोग बेहतर जो है एक रास्ता निकाल सकें। तो ये वो बताता है किस फील्ड के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, कि अकेले नहीं रह जाना। ठीक है, दुनिया को साथ लेकर चलना है। एंड द फाइनल पॉइंट वो कहता है कि नेशनल यूनिटी, कहता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इंडिया को हराना है, तो नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, सारी कौम मुत्तहिद होनी चाहिए।
ठीक है। अब इसको उसने नहीं लिखा कि नेशनल यूनिटी कैसे आएगी, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देता हूं, बस उसने लिख दिया कि नेशनल यूनिटी जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी तैयारी के अंदर, इंडिया से लड़ने की तैयारी में। तो नेशनल यूनिटी बेटा कैसे आती है? नेशनल यूनिटी आती है यानी कि लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। तो नेशनल यूनिटी आती है, सबसे पहली बात है आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ना करें। अगर मैं पाकिस्तान को सामने रख कर बात करूं तो नेशनल यूनिटी आएगी अगर बलूचिस्तान वालों की आवाज़ को सुना जाएगा, अगर केपीके वालों की आवाज़ को सुना जाएगा, अगर सिंध वालों की आवाज़ को भी सुना जाएगा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब लोगों की आवाज़ों को सुना जाएगा। ये आवाज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन के केसेस का मसला चल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मसला चल रहा है, उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। गवर्नमेंट इनके ऊपर बैठे, इनके ऊपर बात करे, वायलेशंस बंद करे, और ताकि जो है आम लोगों को टेररिस्ट से अलग किया जा सके। पॉलिटिक्स के अंदर जो राइट टू वोट उनको दिया जाए, यानी राइट टू वोट है लेकिन मेरिट के ऊपर लोग जो हैं वो पावर में आए। तो ये होगा बलूचिस्तान वाले के साथ। केपीके के अंदर सेम चीज़ें हैं। मिनरल्स की अगर बात की जाती है, केपीके, बलूचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित एंड बल्तिस्तान, तो जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ की जो लोग हैं उनका हक पहले है, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी सिंपल एंड टू द पॉइंट ये है, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो राइट्स हैं वो दिए जाए, तो नेशनल यूनिटी होगी। अगर आप जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दिए हैं उनकी आप वायलेशन करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उनको दबाएंगे, तो एक टाइम के बाद वो टूट जाएंगे, वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी हासिल करनी है, द सिंपल एंड बेस्ट वे, प्रोवाइड देम ऑल द राइट्स which is written in Constitution of Pakistan। वो क्या है? फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी है, प्राइवेसी राइट्स हैं एंड मल्टीपल अदर राइट्स है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ओपिनियन। इसके अंदर हमने डिस्कस ये किया कि पाकिस्तान को अब इंडिया के लिए, इंडिया से फ्यूचर में कैसे निपटना है उसके लिए तैयारी करनी है। और तैयारी करने का मतलब है पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत बनाना है। और मजबूत कैसे बनेगा? मिलिट्री को मजबूत करना है, इकोनॉमी को मजबूत करना है, इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे हैंडल करना है वो भी बताया, डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी मजबूत होना है और नेशनल यूनिटी भी रखनी है। इन चीज़ों से पाकिस्तान मजबूत होगा और अगर इंडिया दोबारा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो फिर उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। होप आपको क्लियर हो चुकी होगी चीज़, ठीक है। बाकी जी रजिस्ट्रेशन का मैं दोबारा से बता दूं आपको कि जो रजिस्ट्रेशन है हमारी ओपन है जून की, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए यहाँ पर नंबर आपके सामने है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं कि इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। टाइम न्यूज़पेपर का ओपिनियन है पावरिंग द फ्यूचर, बड़ा ही प्यारा लिखा है, बहुत कुछ सीखेंगे इसके अंदर आप। बस अब आपने इसको फोकस रख के सुनना है, आराम से समझना है, बड़ा कुछ कवर होगा। अच्छा, पहले मैं बता देता हूं कि मेन जो जड़ है वो क्या लिखी है, किसके ऊपर ये वो बात क्या करना चाह रहे हैं। तो मेन जड़ है ये वाली, ठीक है। वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, बिटकॉइंस, इनकी बात करता है। कहता है कि इन चीजों का इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको इमिट करती, किस तरह से करती हैं वो सारा इन डेप्थ हम लोग इसका एनालिसिस करें। समझ रही है ना मेरी बात? बात क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन माइनिंग कह लें, बिटकॉइन कह लें, क्रिप्टो करेंसी कह लें, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग कह लें, जो भी आप कह सकते हैं कह लें इनको, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्ल्ड की चीजें हैं,
ठीक है, इस मॉडर्न वर्ल्ड की चीजें हैं, हर बंदा इनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इनकी जो डार्क साइड है वो ये है कि ये इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, मेन चीज तो हो गई ये वाली। अब राइटर जो है और क्या लिखता है, अब राइटर लिखता क्यों है, पहले अगला क्वेश्चन ये है कि वो ये चीज लिखता क्यों है। ये चीज बेटा वो इसलिए लिखता है कि पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है, एक प्लान बनाया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और उसने प्लान ये बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग क्रिप्टो माइनिंग जो है, बिटकॉइन माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी, उसके सेंटर्स बनाएंगे। और उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन जो है 2000 मेगावाट जो बिजली है वो कहा है कि मैं दूंगी। ठीक है, अब जब ये प्लान आता है तो इस प्लान का मतलब है कि ये प्लान पाकिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्ट ही जाकर उस चीज को हाथ डाला है जो एक टॉप की चीज है दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जो टॉप क्लास की चीज है, पाकिस्तान ने डायरेक्ट जाकर उसको हाथ डाला है। तो मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है अगर अच्छी पॉलिसी बनाकर इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो बड़ा ब्राइट है पाकिस्तान का फ्यूचर, पावरफुल होगा पाकिस्तान का फ्यूचर। लेकिन जैसे ही पता चलता है इन दुनिया वालों को कि ये प्लान पाकिस्तान बना रहा है, तो वो जो इन्वायरमेंट के रिश्तेदार हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको आगे कर देते हैं और वो आकर पाकिस्तान की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब इससे तो इन्वायरमेंट तबाह होती है और आप लोग ये क्या कर रहे हैं। मैं पूरा ओपिनियन समझने बता रहा हूं, बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फिर राइटर कहता है कि इनको ये आगे कर देते हैं, तो असल में ये जिनको आगे किया हुआ है इनको तकलीफ ये नहीं है कि इन्वायरमेंट खराब होगी, इनको तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान जो है कई स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। फिर वो क्रिटिकल एनालिसिस भी थोड़ा सा कर देता है। फिर वो बताता है कि जब आप नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई मूवीज देखते हैं, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जब आप फेसबुक चलाते हैं या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं और कई चीजें चलाते हैं, तो उन सब के भी सेंटर पावर सेंटर्स हैं। ठीक है, वहां पर भी अच्छी खासी जो है वो भी उनकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल रही है, लेकिन उनकी तो कोई बात नहीं करता। तो जब पाकिस्तान की तरक्की की थोड़ी सी बात आ गई तो बातें करनी शुरू कर दी। अब ये कैसे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैसे ये एनवायरनमेंट को तबाह करती हैं चीजें, ये सारा मैं इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो राइटर ने जस्ट हिंट दिए हैं, बट आई विल डिस्कस देम इन डिटेल। तो आपने गौर से सुनना है इसको। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है एक मिनट है शुरू करने से पहले चलें शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं ना इसको ओपिनियन को शुरू करने लगा हूं, तो अब मैं एक चेन बनाकर आपको ना स्टेप बाय सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आप इसको गौर से सुनते जाना है। सो जी, बात फिर इस तरह शुरू होती है कि बिटकॉइन के मुतल्लक जो है ना एक न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, तो इस तरह से फिर आपको सुनने को मिलती है ये बड़ी खुशखबरी और ये और वो इस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो न्यूज़ क्या आती है? न्यूज़ ये आती है कि पाकिस्तान जो है ना वो क्रिप्टो को लेकर एक मूव पाकिस्तान ने किया है, एक प्लान दिया है। प्लान ये है कि पाकिस्तान जो है वो 2000 मेगावाट जो है ना एनर्जी जो है वो देगा बिटकॉइन माइनिंग के लिए और एआई डाटा सेंटर के लिए। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं इतनी आपको पावर जो है वो दे सकता हूं, एनर्जी दे सकता हूं, इतनी इतनी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो आपके समझ लें कि इन्वेस्टर्स हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बेसिकली पाकिस्तान ने उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि भाई इतनी मैं आपको मेगावाट बिजली दूंगा, आप पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन माइनिंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर बनाएं और ये बिजली मैं तुम्हें सब्सिडी के साथ दे दूंगा।
ठीक है, तो ये जब पाकिस्तान की तरफ से खबर आती है, ठीक हो गया। अब इस खबर के ऊपर ही राइटर ने लिखा है कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, मैं वो अब यहाँ पर आप रुक जाएं, इसका रिस्पॉन्स आगे क्या आता है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन इससे पहले दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ तो ये बताऊंगा कि बेटा ये जो आपकी बिटकॉइन माइनिंग है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा सेंटर हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले दिनों में ये समझ लें कि दुनिया के अंदर एक समझ लें किसी एक जितनी एक एनर्जी पूरा पूरा मुल्क यूज़ करता है उससे ज़्यादा ये एनर्जी यूज़ करेंगे। और ख़ास तौर पर इनके जो कूलिंग सिस्टम है, आपके पास जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल, आपके पास जो घर में छोटे मोटे कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर एक हीट सिंक के नाम से एक फ़ैन लगा होता है, जो कि आपके लैपटॉप की जो गर्माइश है, जो हीट है, वो बाहर निकाल लेता है। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन आपकी जो गाड़ी है, कार है, उसके अंदर क्या होता है, कूलिंग सिस्टम कैसे होता है, पानी के थ्रू, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। बेटा इन द सेम फैशन जो हाई लेवल के कंप्यूटर्स हैं, कम्प्लेक्स कंप्यूटर्स हैं, उनके कूलिंग सिस्टम जो हैं उनके अंदर भी वाटर और इस जैसी चीज़ें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करती हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बतानी थी, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी बिजली है? हमारे घर में तो लोड शेडिंग होती रहती है। तो क्वेश्चन ये है, ये अब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी बता रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी एनर्जी है, तो उसका आंसर है जी बिल्कुल है। कैसे है वो भी बताता हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगर एनर्जी है तो मेरे घर में लोड शेडिंग क्यों होती है, मुझे लोड शेडिंग का क्यों सामना करना पड़ता है? तो इसका सिंपल आंसर मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो मल्टीपल रीजंस होती हैं लोड शेडिंग की, लेकिन एक सिंपल आंसर ये है कि बेटा जिन इलाकों में बिजली ज़्यादा चोरी होती है, रिकवरी कम होती है, उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। जिन इलाकों में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं, इनको बिजली रिकवरी ज़्यादा मिल जाती है, वहाँ पर उतनी थोड़ी लोड शेडिंग होती है। रिकवरी से मुराद मेरा सिंपल है कि देखें, कंपनी ने 1000 यूनिट जो है वो एक इलाके को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 1000 में से अगर 500 यूनिट कोई चोरी करके इस्तेमाल कर लेता है और 500 यूनिट जो है एक लीगल तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कंपनी को तो 500 यूनिट का जो है ना वापसी पैसा मिलेगा। तो 500 यूनिट बिजली गवर्नमेंट की चोरी होगी, ज़ाया होगी। तो फिर कंपनी क्या करेगी, उन इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा देगी। दैट इज़ द रीज़न कि आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बिजली ज़्यादा जाती है। वहाँ पर एक रीज़न ये भी है, वहाँ पर अक्सर आपने देखा है कि कई रूरल एरियाज़ के अंदर जैसे जो आपके खेत हैं, वहाँ पर अगर किसी ने वो लगाए हुए हैं ट्यूबवेल जो बिजली वाले हैं, तो वहाँ पर ही कुंडियाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये फिर सबको खमियाजा भुगतना पड़ता है। दैट इज़ द वन रीज़न, देयर आर मल्टीपल रीज़न। तो बिजली पाकिस्तान के पास है, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। और लोड शेडिंग क्यों होती है फिर भी, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली क्यों है पाकिस्तान के पास, बिजली इतनी कहाँ से आ गई, और पाकिस्तान फिर देना भी चाह रहा है? तो इसका जवाब है सोलर सिस्टम और कैपेसिटी बेस्ड एग्रीमेंट। ये दो रीजंस हैं बेटा जिसकी वजह से बिजली वाफर पड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान में सोलर सिस्टम आया, सुनते जाएं जरा, सोलर सिस्टम आया पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट के कस्टमर कम हो गए। जहां गवर्नमेंट जो है 1000 यूनिट बिजली फरोख्त कर रही थी, अब वहां पर 500 यूनिट फरोख्त कर रही है और 500 यूनिट सेल ही नहीं हो पा रहा, वो सेल ही नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद नहीं बिजली बना रही, आईपीपी से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बिजली बनवा रही है, तो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं वो है कैपेसिटी बेस्ड एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1000 यूनिट इस्तेमाल करे या 500 यूनिट इस्तेमाल करे, बिल 1000 का ही देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो इनके एग्रीमेंट्स है ना कैपेसिटी बेस्ड मतलब कि एक प्लांट की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, उतने पैसे उसको दिए जाएंगे। एक प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बिजली बनाने की। गवर्नमेंट उससे 1 यूनिट खरीदे, 10 यूनिट खरीदे, 100 यूनिट खरीदे या 1000 यूनिट खरीदे, गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट 1000 यूनिट की ही करनी है।
तो ये थे एग्रीमेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आईपीपीज के साथ किए थे। और इस एग्रीमेंट के तहत कई पावर प्लांट ऐसे हैं जो 10 यूनिट भी बिजली नहीं दे रहे और बिल जो है वो जितने उनकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से पाकिस्तान से करोड़ों रुपए जो है वो ले रहे हैं करप्शन कर के। ठीक है। अच्छा, अब जो बना रहे हैं वो तो गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, भाई ये भी लो ये भी लो। अब गवर्नमेंट लेती जा रही है लेकिन अगर गवर्नमेंट की सेल तो हो नहीं रही। सेल क्यों नहीं हो रही? सोलर सिस्टम लग गया। अब गवर्नमेंट परेशान है। फिर गवर्नमेंट ने जब ये काम हुआ तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? गवर्नमेंट ने फिर कहा करती हूं मैं लोगों का इलाज। और इलाज कैसे किया? आपका जो नेट मीटरिंग था, यूनिट के बदले आपको यूनिट देना, वो ख़त्म कर दिया और मुश्किलात पैदा कर दी। ठीक है, लेकिन वो उससे काम गवर्नमेंट का नहीं चला। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने जो पैसे तो देने ही हैं, तो इतनी बिजली मेरे पास पड़ी है तो क्यों ना, कौन सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा? तो कहा एआई वाले करते हैं, डाटा सेंटर वाले करते हैं, इनको ही बुला लो। तो इसलिए जनाब आपकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर यह भी बता दूं कि सोलर सिस्टम के खिलाफ गवर्नमेंट क्यों नहीं जा सकती। उसकी रीज़न ये है बेटा, ये ग्रीन एनर्जी है। आपकी जो दुनिया है इस वक्त क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रही है। आप लोग भी जाते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, कभी 27, कभी 28, कभी 29। ठीक है, हर साल हो रही हैं। फिर आप लोग जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर फंड भी ले रहे हो, वहाँ पर आप नारे लगाते हो ग्रीन एनर्जी के, वहाँ पर आप वादे करते हो कि हम अपने मुल्क को ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर तो पाकिस्तानी खुद शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है मजबूर है, वरना आपके खिलाफ अच्छे खासे टैक्स लगा देती सोलर वालों के खिलाफ। यहाँ तक हो गया। अब बेटा इसके साथ साथ फिर यहाँ पर ना एक होता है सर्कुलर डेट, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है सर्कुलर डेट क्या होता है, तो ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये भी समझ लें, ये भी आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई ना कि गवर्नमेंट क्यों बिजली दे रही है, गवर्नमेंट के पास इतनी बिजली कहाँ से आ गई। ठीक हो गया। और अब सर्कुलर डेट की तरफ आ जाओ। सर्कुलर डेट ध्यान से आपने समझ लेना, बड़ा आसान एक कंसेप्ट है, छोटा सा। तो पहले तो आप अपने जहन में ये चीज़ क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिजली नहीं बनाती। बिजली कौन बनाता है? बिजनेसमैन, जिनका नाम है आईपीपीस। वो बिजली बनाते हैं, बनाकर पाकिस्तान को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट ने आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज रखी हुई हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज आगे लोगों को बिजली देती है और उसके बाद लोगों से पैसे लेती है और पैसे लेकर वापस आईपीपीस को दिए जाते हैं। लेकिन आईपीपीस ज़्यादातर बिजली जो है वो ऑयल से बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो आईपीपीस हैं वो बिजली किससे बना रहे हैं? ऑयल से। अब ऑयल वो आईपीपीस किससे लेते हैं? वो लेते हैं पीएसओ से। अब पीएसओ किन से लेता है? पीएसओ ज़ाहिर है जो है अरामको है, सऊदी अरेबिया की कोई कंपनी है, किसी भी मुल्क की जो इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से क्या करता है? मंगवाता है तेल। तो पहले नंबर पर तो पीएसओ तेल मंगवाता है बाहर से। उस तेल को पीएसओ जो है आईपीपीस को देता है। आईपीपीस इस तेल को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाती है। बिजली बनाकर वो वापटा को देती है। वापटा आगे जो है वो किसको देता है? सबऑर्डिनेट जो है, सब्सक्राइबर जो है, सॉरी सब्सक्राइबर से मुराद ये है, वापटा की आगे कंपनियां बनी हुई हैं, लेस्को, मेस्को, टेस्को जो भी हैं, तो वो आगे देती हैं किनको? अपने कस्टमर्स को। कस्टमर बिजली को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बिल देते हैं वापटा को। और यहाँ पर ही काम खराब, यहाँ पर ख़राब ये होता है कि वापटा देता है 1000 यूनिट्स लोगों को और रिटर्निंग में मिलते हैं 600 यूनिट का बिल। 600 का, बाकी 400 किधर गए? बाकी 400 ज़ाया हो गए। ज़ाया कैसे हो गए? लाइन लॉसेस की शक्ल में चले गए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का फार्मूला, ओहम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर एनर्जी ज़ाया कर देते हैं, वहाँ पर बिजली ज़ाया हो गई। फिर आपकी कुछ करप्शन की ज़्यादा में चली गई, मीटर रीडर से मिलकर मीटर पीछे करवा लिया, कुंडी लगा ली, चोरी कर ली। ठीक है, फिर आपके कई डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, वो खा गए। तो बड़ा कुछ कर कर आके 600 यूनिट के वापस के पैसे, तो 400 यूनिट के पैसे नहीं गए। अब जब वापटा के बाद 600 के गए तो उसने आईपीपीस को 600 के दिए, आईपीपीस ने आगे पीएसओ को 600 के दिए, पीएसओ ने आगे इंटरनेशनल मार्केट में 600 के दिए। तो 400 यूनिट का जो बिल है वो पीछे पड़ा रहा। अब ये जो 400 यूनिट है ये वापटा के खाते में पड़ा हुआ है। तो ये होता है बेटा सर्कुलर डेट। होप आपको समझ आ चुकी होगी, ये 6 नंबर पे सारी डिस्कशन। ठीक है, तो ये होता है बेटा सर्कुलर डेट, ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ तक मेरा समझा दिया ना मैंने आपको, और आपको मैंने समझाया भी क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया 2000 मेगावाट का। क्यों ऐलान किया, कैसे ऐलान किया?
अब जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया तो फिर दूसरी बात आ गई इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा भाई ये तो सारा माहौल ख़राब कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने क्यों कहा। वो कहते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी निकलेगी। अब ये कैसे निकलेगी पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। तो बिटकॉइन माइनिंग जो है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिटकॉइंस बनाए भी जाते हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस भी की जाती हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। और उस एनर्जी को बनाने के लिए, उस बिजली को बनाने के लिए ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का ही इस्तेमाल अभी दुनिया में चल रहा है। तो फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, वहां से बिजली बनाई जाती है, तो मतलब क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक हो गया, एक तो चीज ये। दूसरा, बहुत ज्यादा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद वो खराब भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो भी पैदा होता है। तो इन दोनों तरीकों से इन्वायरमेंट जो है वो खराब होती है बिटकॉइनिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बिटकॉइनिंग बेसिकली आगे एक मिनट है, बिटकॉइनिंग पहले आप समझ लें, ये तो तरीका बता दिया ना आपको बिटकॉइनिंग माइनिंग का। अब बिटकॉइनिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर होता क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। समझ लें बेटा कि कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल जो चीज़ें होती हैं ना, मैथमेटिकल फार्मूले, उनको सॉल्व किया जाता है और उनको सॉल्व कौन करता है, मशीन से सॉल्व करती हैं। और एक बिटकॉइन को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं और उसके एक प्रोसेस के बाद सिर्फ एक मशीन जो होता है, एक कंप्यूटर जो होता है, वो बिटकॉइन बनाने में कामयाब होता है, बाकी सब की एनर्जी ज़ाया हो जाती है। समझ आ गई मेरी बात। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक समझ लें कि एक ब्लॉकचेन कह लें, मैथमेटिकल पजल्स होते हैं जिनको मशीनें सॉल्व कर रही होती हैं और इनमें तरीकाकार यही, ट्रांजैक्शंस भी अगर और करनी है तब भी, जिस तरह ये एक ब्लॉक है ना चेन, इसके अंदर एक नया ब्लॉक फिट करना है, जो पहले कर देता है उसका बिटकॉइन बन जाता है। और क्रिप्टो माइनिंग के अंदर इस तरीके से कंप्यूटर्स लगे होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एट अ टाइम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको चलाने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी बनती है फॉसिल फ्यूल से, और फॉसिल फ्यूल से जब एनर्जी बनाई जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करते हैं। और इसके साथ साथ एनर्जी प्लस वाटर का भी बेटा यहाँ पर इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा इनके कूलिंग सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, भाई आप लोग माहौल को गंदा कर रहे हो, पाकिस्तानियों, आप लोग कह रहे हो मैंने ये बनाना है। बाकी इन्वायरमेंटल कोस्ट जो है क्रिप्टो करेंसी की, आप बेटा खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि मैं पढ़ के अभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। ये जो कंज्यूमर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है, ये बिटकॉइन माइनिंग यूज 127 टीटा हॉर जो है ये एनुअली, ठीक है ना। वैसे तो होता है, अब ये मुझे नहीं इसका आइडिया, ये आप खुद से देख लीजिएगा, कोई बड़ा ही यूनिट होगा, ठीक है। कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन अर्जेंटीना। कोयले से 45% बनती है एनर्जी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है, और 38% जो एनर्जी यूएसए यूज करता है अपनी माइनिंग, कोयल ग्लोबल माइनिंग के अंदर जो बिटकॉइंस की है। 67% जो माइनिंग है वो वाली एनर्जी इस्तेमाल कर रही है जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बनते हैं, यानी कि तेल और गैस से। 707 किलोवाट हार जो एनर्जी इस्तेमाल होती है एक बिटकॉइन को बनाने की ट्रांजैक्शन के लिए। 707 किलोवाट हार, इतनी एनर्जी चाहिए एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ। और अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर माइनिंग कम्स फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी से जो बनती है वो सिर्फ 3% है, बाकी 97% जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज से बनती है बिटकॉइनिंग माइनिंग के अंदर। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब मैं आगे चलता हूँ और मेन बातें जो ओपिनियन की हैं वो बताता हूँ।
तो राइटर कहता है चैट जीपीटी है या फिर आपकी कोई भी जो है ये बिटकॉइन माइनिंग है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, ये कम्प्लेक्स किस्म के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर जो वर्क करते हैं। इसके अंदर एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, वाटर का भी इस्तेमाल होता है और इन्वायरमेंट वाला आके शोर मचाना शुरू हो गया है। लेकिन राइटर कहता है नेटफ्लिक्स में भी तो इस्तेमाल होती है ये चीज़ें, एनर्जी भी, इंस्टाग्राम है लेकिन वहाँ पर भी तो कार्बन कॉस्ट आती है, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसाइज इसको नहीं किया जाता क्योंकि इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता, इसको वेस्ट कंसिडर नहीं किया जाता, ये एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। इनके अंदर एआई क्रिप्टो के अंदर ठीक है ये सारा कुछ होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 2 गीगावाट हर दिन के 2000 मेगावाट जो है बिजली दूंगी इन सेंटर्स के लिए। तो अब यहाँ पर बात ये नहीं है क्लाइमेट की, नहीं है बात कंट्रोल की है, यानी कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाते हुए कोई भी देख नहीं सकता। कहता है जैसे ही पाकिस्तान ने बात की एक रात के अंदर सारी इकट्ठे हो गए और एनर्जी का ऑडिटर करना शुरू हो गए। कहता है इससे पहले भी तो पाकिस्तान में इतनी एनर्जी ज़ाया हो रही थी, इनएफिशिएंट स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं वो भी तो बिजली ज़ाया कर रही थी, फिर इसके अलावा रियल एस्टेट है वो ज़ाया कर रही थी, पॉलिटिकल फेवर यानी कि काफ़ी जगह पर हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही थी। तब तो किसी ने आकर ये बात नहीं की कि आप लोग एनर्जी जो है वो ज़ाया कर रहे हो और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इस्तेमाल करने के बाद यानी कि खारिज करने के बाद ये एनर्जी बनी है। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है तो ये इन्वायरमेंटलिज्म का इनको कपड़े पहनाकर, ड्रेस पहनाकर जो है हमारे सामने, गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दिया गया है। कहता बी होनेस्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, ये शिफ्ट की बात है, यानी कि असल बात जो है वो शिफ्ट की है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, पावर स्ट्रक्चर है, वो चाहता ही नहीं बेसिकली कि कोई बड़ी चेंजेस पाकिस्तान के अंदर आ सकें। वो चाहता है कि पाकिस्तान उसी पुराने सिस्टम के अंदर ही चलता रहे और हमारी जो अथॉरिटी है वो मजबूत ही रहे। उनको बेसिकली डर है कि पाकिस्तान किसी लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर चला ना जाए या बेहतरी की तरफ ना हो जाए। तो ये बात वैसे हकीकत है, सिंपल सी बात मैं बताऊं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स क्या, पॉलिटिशियंस क्या, यार इंसान जहां पर भी है ना, जो अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठा है ना, कोई भी लॉ जो है बनाया जाता है, कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है लोगों की बेहतरी के लिए, अगर उसको अपनी सीट की पावर्स जाती हुई नजर आ रही होती है ना, तो वो हजारों लोगों का नुकसान कर देता है, लेकिन कहता है कि मैं पावर पर बैठा रहूं, मैं पावर में। मुगल बादशाहों की पूरी हिस्ट्री क्या है, भाई भाइयों को मर्डर कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, किस लिए? सीट के लिए। अभी भी हम लोग इंसान हैं जो जहां पर बैठा है वो बेशक वो कहता है बस मेरी पावर मुझे ना छेड़ो, बाकी जो करना है। लेकिन जब उसे छेड़ा जाता है तो फिर मसला बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि एआई और क्रिप्टो जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है, लेकर जो वही पुराने निज़ाम के तहत पले हुए हैं वो चाहते हैं कि चेंज ही ना आए। ठीक है ना? वो कहते हैं कि अगर वाकई ही ये इन्वायरमेंटल जो कोस्ट है उसको एड्रेस करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा जवाब है कि जो भी ये काम कर रही हैं कंपनियां उनको चेकआउट किया जाए। ट्रांसपेरेंसी जो है डाटा सेंटर्स की रखी जाए कि वो कितना एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कितना वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाए कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। ग्रीन इनिशिएटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंसेंटिव्स दिए जाएं। ठीक है ना? और ये सारे काम कर सकते हैं अगर आप लोग वाकई हकीकत में चाहते हैं। इसके लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है और वॉलंटरी ये नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी को कहें ना कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ चली जाए तो कोई भी नहीं जाएगा, आपको ज़बरदस्ती उनको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ग्लोबल जो फर्म्स हैं उनको टारगेट करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस तक आपको टारगेट करना पड़ेगा और उनको साथ मिलाना पड़ेगा और ऐसे बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स यानी कि बाइंडिंग लॉज बनाने पड़ेंगे इन मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उनके लिए जो जिनके डाटा सेंटर्स हैं, ताकि वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल वो ना करें। ठीक हो गया जी? कहता पाकिस्तान का जो नया प्यार है क्रिप्टो के लिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स बनाना चाह रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी के सेंटर्स बनाना चाह रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको कौन शेप देगा, इसके बेनिफिट जो हैं किनको मिलेंगे किनको नहीं मिलेंगे, क्या इससे सिर्फ वही जो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, जो अमीर लोग हैं,
जो अलीड क्लास है वो ही फायदे लेगी या किसी आम इंसान को भी इससे फायदा मिलेगा? तो एनर्जी का क्वेश्चन कहता है बिल्कुल रियल है, लेकिन इसको आप लोगों को साइड पर रखना चाहिए। आप लोगों को इन डाटा सेंटर्स की ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, डिजिटल राइट्स, इन चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो चाहता है अगर माइनिंग के अंदर जाना तो डिफरेंट तरीके से जाए। डिफरेंट तरीके से मुराद ये है कि एक डिज़ाइन करे ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिव हो, लोकली रूटेड हो, आपका अपना। वहाँ पर आप लोग जो है अपना जो आपकी रेमिटेंस का निज़ाम है, सेविंग्स का निज़ाम है, डिजिटल ओनरशिप का निज़ाम है, यानी कि आप बेहतर निज़ाम जो है लेकर आएँ, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो कहते हैं हमें इसके लिए जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और उसके लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ, इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के साथ। सिर्फ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के साथ नहीं, सबको मिलकर बिठाएं और एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं। और अगर वाकई ही पाकिस्तान चाहता है कि अपने क्रिप्टो के जो गेम है उसके अंदर आगे जाए, तो पाकिस्तान को जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लिटरेसी उनकी रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, कंज्यूमर की प्रोडक्शन को बेहतर करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेनिफिट्स ले सकें। और ये उसी वक्त होगा जब जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक बहादुरी के साथ जो है वो अच्छे स्टेप्स ले। ठीक है, तो ये राइटर ने बेटा इसके अंदर लिखा। कंक्लूड मैं इसको अब कर देता हूँ। कंक्लूजन में जो मैंने बात बताई, एआई और क्रिप्टो को लेकर पाकिस्तान चाह रहा है कि डाटा सेंटर्स बनाए जाएं, बिजली मैं दूंगा। तो इन्वायरमेंटल वाले आगे और आकर उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जनाब ये एनर्जी और वाटर लेता है। रियल स्टोरी उसने बता दी कि कोई चेंज चाहता नहीं है करना। तो पाकिस्तान के यू डू इट डिफरेंटली, पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसको बेहतर तरीके से करे। और जो क्वेश्चन है पाकिस्तानियों के लिए कि किसको इससे फ़ायदा होगा, वो राइटर ने डिस्कस किए और कहा कि एक अच्छा रेगुलेटरी निज़ाम लेकर आए ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल सके। तो बेटा अब ये जो डाटा है देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपने फ़ायदे सुने, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ उसने आपको लिंक करके दे दिया। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन माइनिंग अच्छे लगते हैं सुनने को, इनके पैरेलल इन्वायरमेंट कैसे डिस्टर्ब होती है वो भी उसने आपको बता दिया। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका टेक्नोलॉजी का लिंक विद इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, और बाकी चीज़ें तो हैं ही। फिर तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। बाकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। पेनग्रेविटी वेबसाइट है, उसे आप विजिट कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। और ज़रूर करवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी तो बेटा 2 ओपिनियन आपके हो चुके, बाकी के जो 2 हैं ये वाला एक मिनट है, अच्छा ये वाला ओपिनियन और ये वाला ओपिनियन, ये जो पेनग्रेविटी टीम के टीचर्स हैं दे विल डिस्कस विद यू। ठीक हो गया, मैं जो है अब आपके साथ इन 2 ओपिनियंस का एनालिसिस करने के बाद अब आपके साथ जो डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस कर देता हूँ। ये 3 एडिटोरियल्स हैं आपके, मैं स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस कर देता हूँ। और जैसे ही एडिटोरियल्स कंप्लीट होंगे उसके बाद जो 2 आपके ओपिनियंस हैं उनका एनालिसिस जो हमारे सारे टीचर्स हैं आपके, वो जो हैं आपके साथ इनका एनालिसिस करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो डॉन न्यूज़पेपर का जो आपका एडिटोरियल है द कोस्ट ऑफ रिलीफ, इसके अंदर राइटर क्या लिखता है? इसके अंदर बेसिकली राइटर जो है आईएमएफ को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इन दोनों को लेकर बात करना चाहता है। बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बजट अभी पेश नहीं कर रही, उसको डिले कर रही है। और डिले करने का मकसद ये है कि अपना जो लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, उसको टैक्स रिलीफ दिया जा सके। और साथ में इंडिया के साथ जो हमारी थोड़ी बहुत ये कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दूँ। तो ये उसकी कोशिश है। लेकिन आईएमएफ क्योंकि आपके बजट में अहम किरदार अदा करता है, पैसे वगैरह आपको देता है, तो आईएमएफ कह रहा है कि अगर तुमने बजट बढ़ा अपना ये काम करने हैं, वैसे तुम नहीं करो ये काम क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने ये काम करने हैं तो फिर तुम इसके लिए अल्टरनेट सोर्सेस देखो कि ये पैसे कहाँ से कमाने, कहाँ से लेकर आने। तो ये इन दोनों के दरमियान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो है ये मुज़ाकरात जारी हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो बजट है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, अनाउंस नहीं किया गया।
तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन बात एक तो ये बता दी। दूसरा लेटर कहता है कि इंडिया के साथ जो हमारी इंडिया के एक्शन का जो हमारा रिएक्शन रहा वो बड़ा मजबूत रहा, तो उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का इमेज बेहतर हुआ है, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस खुशी के मौके के ऊपर मैं लोगों को थोड़ा सा टैक्स रिलीफ भी दे दूं ताकि मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाए, मेरी भी थोड़ी जो है बेहतरी आ जाए, मेरे लिए भी, मेरा भी जो इमेज थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये बातें राइटर इसके अंदर लिखता है। ठीक हो गया, मेन मैंने आपको सारा एडिटोरियल बता दिया है, बाकी स्लाइडों से अब देख लेते हैं। IMF की जो कंडीशंस हैं वो ठीक है, आप टैक्स रिलीफ ना दें, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं टैक्स रिलीफ दूं और मिलिट्री का जो बजट है उसको भी बेहतर करूं ताकि जो मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके, इमेज मेरा अच्छा हो सके। क्वेश्चन अब ये है कि क्या वाकई इतनी गुंजाइश है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी को देखने के लिए बजट जो है उसको डिले किया गया है। IMF का मिशन पाकिस्तान से जा चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अभी ये ऑनलाइन ही एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसमें जो बात है वो IMF ने ये कही है कि तुम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो हैं वो तलाश कर लो और अपना डिफेंस का बजट भी बना लो जिससे इसको टैक्स में रिलीफ देना है वो भी दे दो। अब राइटर कहता है कि IMF बिल्कुल सही कह रहा है। IMF इसलिए सही कह रहा है कि IMF ये कहता है कि देखो, जो FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो तो पहले ही नहीं अचीव हुआ। 1 ट्रिलियन रुपीज जो थे टैक्स कलेक्शन के अंदर शॉर्टफॉल है, इतने पैसे तो आप पहले ही इकट्ठे नहीं कर पाए। अब ये जो आप इकट्ठे नहीं कर पाए ये भी उधार लेके आप लोगों ने डालने हैं, तो आप ऊपर से कह रहे हो कि मैं लोग जो है क्या कर दूं, मैं रिलीफ दे दूं। तो रिलीफ कहां से दोगे? ठीक हो गया ना, यानी कि। और आगे वो कहता है कि हालांकि FBR ने जो है नए टैक्सेस लगाए बहुत सारे, जो टैक्स रिफंड जो था करना उसको ब्लॉक किया, सारे काम किए, लेकिन अभी भी शॉर्टफॉल जो है बहुत बड़ा है, इतना पैसा अभी भी इकट्ठा नहीं कर पाए। तो अब एक ही हल बचता है कि अगर आप लोगों ने रिलीफ देना है तो फिर आप लोग अदर रिसोर्सेज से पैसे कटें, और अदर रिसोर्सेज से मुराद यही है कि आप लोग फिर टैक्स बेस बढ़ाएं और लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं जो टैक्स नहीं दे रहे। ठीक हो गया, तो ये एक बात उसने करनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब यहाँ से आपको बेटा ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है ओपिनियन और एडिटोरियल्स के अंदर। बेसिकली आखिर रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। डान का जो एडिटोरियल है नेक्स्ट वो है मजलिंग क्रिटिसिज्म। अच्छा, मजल जो वर्ड है मजलिंग जैसे है, तो ये बेसिकली होता है किसी इंसान को रोकना कि वो अपना ओपिनियन आज़ादी के साथ बयान ना कर सके। ठीक है, ये है मजल। ये कुत्ते के मुंह के ऊपर आपने देखा ना, डॉग के मुंह के ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो डॉग आप कुछ नहीं बोल सकते। तो मजलिंग बेसिकली ये होता है कि किसी इंसान का मुंह बंद कर देना कि अगर बोले ना कि वो क्या बोल सकता है। तो इस ओपिनियन का क्रक्स आप लोग सुन लें। क्रक्स ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पीका एक्ट है, पीका एक्ट वैसे तो 2016 में आया था, पीका है प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। पीका एक्ट जो 2016 वाला है, इसकी अमेंडमेंट की गई 2025 में और इसको और सख्त कर दिया गया। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ये काम जो किया गया है 2025 के अंदर, इसको रिपील किया जाए, खत्म किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली इसका करता है और साथ में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कंक्लूड कर देता हूं। पीका प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, लोग बोलते हैं जो गलत करता है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आकर। गेम शुरू होती है पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं, तब क्या होता है, रिगिंग हो जाती है इलेक्शंस के अंदर। लोगों ने ट्विटर को आकर चंगा उसके ऊपर ना बोलना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, धांधली करवाई है। तो जब ये काम हुआ तो उन्होंने ट्विटर बंद कर दिया, फिर इंटरनेट की स्पीड भी स्लो कर दी, पंजाब के अंदर डिफेमेशन लॉ पास कर दिया। और उसके बावजूद भी जब लोग जो हैं बोलते थे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, अदारों के खिलाफ,
जो जो भी गलत करता था उसके खिलाफ लोग बोलते थे। तो लोगों को चुप कराने के लिए फिर ये एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई कि अब जो बोलेगा उसको सजा दी गई। तो अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ये काम गलत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये राइट देता है लोगों को, तो आप लोग इसे कैसे बंद कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो ओपिनियन है, तो यही तो डेमोक्रेसी की जान है। क्रिटिसिज्म ही तो डेमोक्रेसी की जान है। जब आप इसी को निकाल देंगे तो ये तो अथॉरिटेरियन अप्रोच बन गई, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट आ गई। तो ये बातें हैं बेटा इसके अंदर। तो अब लिखते क्या है? लिखता ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो पाकिस्तान है वो कहता है पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसको रिपील किया जाए। रिपोर्ट ये कहती है कि पीका जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है लोगों को खामोश करवाने का, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको खामोश करवाने का। फंडामेंटल फ्रीडम गारंटी जो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप लोगों ने रोक रखा है। बेशक वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, टिकटॉकर हों, पुलिस ऑफिसर हों, कोई भी जो बोलता है उसको सजा दे दी जाती है। ठीक है, वैसे तो इसको बनाया गया था पीका को साइबर क्राइम्स के लिए, लेकिन अब इनको जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इस एक्ट में अमेंडमेंट करके नई नई टर्में निकाल ली गई, जैसे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब इस फॉल्स इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यही नहीं पता कि क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरह की एम्बिगुअस टर्में निकाल दी गई और उसके बाद जिसको चाहा जिस खाते के अंदर मर्जी डाल के सजा दे दी गई। अनचेक्ड पावर दे दी गई हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको, वो जिसको चाहते हैं सजा दे देते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर। तो ये एक अथॉरिटेरियनिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यू है। तो राइटर कहता है ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक जो वो वाले क्राइम, वो वाले ऑफेंसिव किसी के खिलाफ बोलना जो कभी बेलेबल होते थे, अब उनको सीरियस क्राइम की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। साथ में जो अभी नई इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है, वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। इकोनॉमिकली जो है लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के फ्रीज कर देते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर देते हैं, ये नया काम शुरू कर दिया है। तो बेसिकली वो कहता है कि ये काम गलत है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिन्होंने जहाँ पर पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ज़्यादा जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। स्टेट का आर्गूमेंट ये है कि वो डिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करना चाहती है, लेकिन ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सही क्रिटिसिज्म करता है उसको भी सजा दे दी जाती है और ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, जो गलत करता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि एक नेशनल कोalition जो है वो बनाने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिलाकर। ये कहता है सजेशन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो प्रमोट हो, तो उसे चाहिए कि वो इस तरह की रिफॉर्म्स करे और इस तरह के जो मामलात हैं इनको साइड पर करे, इस तरह के लाज को ख़त्म करे। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो ये आने वाले दिनों में जो है समझने कि एक गलत स्टेप होगा और ये नुकसानदेह भी होगा। तो ये जो है पीका जो है इसको ख़त्म करना, ये ना सिर्फ एक लीगल करेक्शन है बल्कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन, ये मॉरल एंड डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है एज ए नेशन जो है वो खड़े रहें, तो उनको बोलने की आप लोग आज़ादी दें। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको पेपर में लेकर जाएं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जो है टॉपिक वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाय दिस वे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। हो गया क्लियर? बाकी अगेन बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ओपिनियंस। कोस्टल डेवलपमेंट, ये है आपका एडिटोरियल। अच्छा, इसके अंदर बात क्या है? इसके अंदर बात है, एक प्रोजेक्ट है कराची कोस्टल कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन। अच्छा, यहाँ पर ना साइड पर यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। ये मुझे याद आया जब मैंने इसको पढ़ा, आई थिंक सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2019 के अंदर जो है ये कराची कोस्टल कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन के नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया था। उसका लिंक जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, आप यहाँ से जो है उसको क्लिक करें और वो वीडियो जो है आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, उसके अंदर आई डोंट नो कि उस वक्त क्या क्या था, लेकिन मैंने उस वक्त उसको डिस्कस किया था और भी चीज़ें डिस्कस की होंगी। ठीक है,
लेकिन कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन की बात हम लोग करेंगे, और आज क्या बात करेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ। कराची के अंदर बेटा ये एक प्रोजेक्ट है जो कोस्टल एरियाज हैं कराची के, उसकी डेवलपमेंट की बात करता है राइटर। ठीक है, एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कराची जो कोस्ट है उसकी 100 एकड़ जो ज़मीन है उसको डेवलप किया जाएगा। रीसेंट रिपोर्ट ये कहती है कि फेडरल और सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, जो ज़मीन है उसको सीधा सुधा करते हैं ताकि इसके ऊपर काम किया जाए। सी पैक के अंडर ये प्रोजेक्ट चलना था। 3.1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जिसके अंदर 687 एकड़ जो ज़मीन आनी थी। इसके अंदर जो है, इस स्कीम के अंदर जो है आप एक नॉलेज पार्क बनना था, एक इंडस्ट्रियल सिटी बननी थी, डिसैलिनेशन जो है प्लांट लगना था, ठीक है ना, और जो बचलियाँ वगैरह करते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ लगनी थी। यहाँ पर राइटर ये कहता है कि गवर्नमेंट ये कहती है सिंध की कि किसी इंसानों को सेटलमेंट को डिस्टर्ब करने की हमें ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। लेकिन राइटर कहता है कि प्रीली आपको इस तरह के प्लान्स नहीं बताने चाहिए, पहले इसके ऊपर आपको प्रॉपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। 2 मेजर कंसर्न्स वो बताता है। नंबर 1 ज़मीन, कि क्या वाकई ही ज़मीन जो है तो राइटर कहता है वहाँ पर कराची की कोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैरन जो लैंड है वो पड़ी हुई है, उसकी कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी ले लो बहुत पड़ी है। दूसरी चीज़ वो कहता है इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या इस प्रोजेक्ट से जो वहाँ की इन्वायरमेंट है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगी? तो कहता है वो तो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, जैसे सीवरेज का निज़ाम आप लोग करेंगे, ड्रेनेज के इश्यूज हों वो आपको आएंगे, और ख़ास तौर पर जो मैंग्रोव्स हैं उनका कवर जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं? ये होते हैं जो आपके समुद्र के किनारे जो हैं लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके ऊपर जब टाइड्स आकर अटैक करती हैं तो उसको रोकते हैं, ज़मीन जो है उसको खुरने नहीं देते साथ में, ठीक है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की सुनामी या वेव्स हाई लेवल की आती हैं तो उनको रोकते हैं, इलाके को बचाते हैं तबाह होने से। बहरहाल तो मैंग्रोव्स का जो कवर है वो ऑलरेडी 100 ऑफ एकर्स का है, तो इसको आपने देखना पड़ेगा। तो मैंग्रोव्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉर्म से, नर्चरिंग एक्वाटिक लाइफ जो है वहाँ पर जो नेचुरल लाइफ है उसको नर्चर करते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट्स देते हैं, सिर्फ लेड क्लास को बेनिफिट्स नहीं देते। तो बहरहाल वो कहता है कि आप अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से लगाएंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगी और जॉब्स भी आएंगी। तो आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिल सके। बाकी बेटा यही था, इसके अंदर मैंने बता दिया। बाकी जो है अब इसके अंदर आपकी डान की जो ओपिनियंस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और बाकी ये जो 2 ओपिनियंस हैं ये अब पेन ग्रेविटी टीम जो है वो आपके साथ डिस्कस करेगी, और उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello students, Assalamu alaikum. This side Khadija. I hope you all students are doing well. ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है दी थर्ड टेम्पल। जैसे कि नाम से ही ये चीज़ जो है ये वाज़िया हो रही है कि आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारी जो मेन थीम है डिस्कशन का, लेक्चर का जो मेन थीम है वो है मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में हमने डिस्कस करना है, और इन क्राइसिस के अंदर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे आपके इज़राइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि एक रिसेंटली ऑनगोइंग इशू बना हुआ है। और पिछले 2 सालों के अंदर फ्रॉम द प्रीवियस 2 years दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ रेज। हर बार ही इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नया ही हुआ है जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बड़ा ही है, कुछ कम नहीं हो रहा। पिछले 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो तबाही, डिस्ट्रक्शन की गई है इजराइल की साइड से पैलेस्टीनियंस को पैलेस्टीन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर वोकैबुलरी स्लाइड। वोकैबुलरी में पहला वर्ड जो है वो हमारे पास अनेक्स्ट आता है। अनेक्स्ट को जो है वो हम कह सकते हैं फोर्सफुल ऑक्यूपेशन। अनेक्स के लिए हम ऑक्यूपेशन का वर्ड भी यूज करते हैं, ऑक्यूपाई का वर्ड भी यूज करते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कब्जा कर लेना। किसी टेरिटरी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास ब्लास्फेमियस। ब्लास्फेमियस को आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ब्लास्फेमी का। अब ये ब्लास्फेमी जो वर्ड है, पी एच को बेसिकली एफ की साउंड कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। ब्लास्फेमी जो है, ये जो वर्ड है ये बेसिकली इस तरीके का वर्ड है कि हम किसी एक रिलीजियस के अगेंस्ट जो है ना वो उस रिलीजियस को डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से जो है ना या ऑफेंसिव वे में ट्रीट करते हैं। जिनोसाइड। जिनोसाइड का बेसिकली मतलब है मैस किलिंग।
अब इसको अगर मैं हेटेड मैस किलिंग कहूँ ना, नफरत के अंदर मैस किलिंग, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैस किलिंग बट इन अ हेटेड वे। जाहिर है मैस किलिंग आप किसी नफरत में आके ही करते हो ना, तो किसी एक लार्ज ग्रुप के अगेंस्ट आपका हेटेड होना और उस हेटेड की बिहाफ पर आप लोगों को कत्ल कर रहे हो, इसको हम जीनोसाइड के लिए जो है ना वो हमने एथनिक का वर्ड भी जो है ना वो इस्तेमाल किया है, और एथनिक का वर्ड भी जो है वो आपने सुना होगा, जिसे हम एथनिक क्लींजिंग कहते हैं। अब दूसरा वर्ड फिर हमारे पास वर्ड आता है सब ऑर्ड। सब ऑर्ड का मतलब है किसी ऐसी चीज को परसू करना जो कि इलीगल है या गलत है। फिर इसोटेरिक का मतलब, इसोटेरिक का मतलब बेसिकली ये है कि किसी एक छोटे ग्रुप को, किसी भी एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को जो है ना वो आप अपने नॉलेज की बिहाफ पर कुछ, मतलब जो नॉलेज आपके पास गलत भी है या सही भी है, आप उस नॉलेज की बिहाफ पर उस ग्रुप को, उस कम्युनिटी को, उस कल्चर को जो है वो गलत समझ रहे हो। अब इसको अगर मैं इसराइल पैलेस्टाइन के रेफरेंस से आपको ये चीज डिस्कस करूं तो मैं ये ऐसे बताऊंगी कि जब इसराइल पैलेस्टाइन वॉर, जिसे हम अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं, जब ये अरब इसराइल वॉर होती है और इसमें अरब्स को जो है वो एक फतह नसीब होती है, और उसके बाद हमें हमारे पास पैलेस्टीनियन का एरिया आ जाता है, इसराइलीज को उस वक्त ये लगता है कि नहीं, ये एक फोर्सफुली हमारे से हमारी टेरिटरी जो है वो छीनी जा रही है, क्योंकि पैलेस्टीन का इलाका जो है वो उनके लिए भी उनकी हॉली प्लेस कंसीडर की जाती है, और हमारे भी लिए भी जो है ना वो अल अक्सा की वजह से हम भी पैलेस्टीनियंस को, पैलेस्टीन के एरिया को जो है ना वो अपने लिए एक हॉली प्लेस ही जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये चीज जो है, इसमें इसराइलीज का एक बिला वजह का नॉलेज कि ये हमारी एरिया है, ये हमें इस तरह का जो एक प्रीवियस नॉलेज था ना, जो कि ब्लर नॉलेज है, जिनके ऊपर उनको भी बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, उस चीज, उस तरह के बिहेवियर को ना हम इसोटेरिक कहते हैं। फिर आपके पास वर्ड आता है अपोलो, अपोकैल्पेटिक। अपोकैल्पेटिक से मुराद है एक ऐसी चीज जो कि एट द एंड खत्म हो जानी है, या उसे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, तबाही फेस करने को मिलेगी। अपोकैल्पेटिक से मुराद ये है, ये एज अ एडजेक्टिव वर्ड यूज होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, ये जो जेरूसलम डे है ये बेसिकली क्या डे है, इसका, ये डेंजरस क्यों है, इसमें क्या होता है, फिर हम इसको आईआर से लिंक करते हैं। होता क्या है कि 26 मई को आपकी ये जो इजराइलीज है ना, ये मनाते हैं जेरूसलम डे, ठीक है, 26 मई को। और इस जेरूसलम डे के अंदर वो करते ये हैं कि वो ईस्ट जेरूसलम, जो कि इस टाइम पर उनकी ऑक्युपाइड हो चुका है, एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर वो एरिया कंसीडर हो चुका है, इस एरिया के अंदर जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं अपना जेरूसलम डे। बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में वो लोग जो कि इसराइलीज होते हैं, फार राइट इसराइलीज होते हैं, जो कि इसराइल मतलब जो कि स्पेशली जो जूइश होते हैं ना, वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 26 मई को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अरब्स के लिए जो है ना, अरब्स के अगेंस्ट यानी कि पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट स्लोगन लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपने मजहबी कोई इबादत होती हैं वो जो है ना वो मुस्लिम एरियाज के अंदर, यानी कि अल अक्सा मॉस्क और वो जो डोम ऑफ द रॉक है ना, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो अपनी इस्लामिक कोई भी अपनी इबादत जो होती है ना वो परफॉर्म करते हैं। अब ये चीज जब ये काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम उनका, ये जो इनका ये सेलिब्रेट करना है या ये सब कुछ करना है, ये किसी पीसफुल वे में सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वो इस चीज के अंदर पैलेस्टीनियंस को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे होते हैं, वो इस्लाम को डायरेक्ट मोक कर रहे होते हैं, वो अपनी पावर शोकेस कर रहे होते हैं, और इस तमाम चीज के अंदर इसराइली पॉपुलेशन को जो सपोर्ट करते हैं वो इसराइली मिनिस्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं इस चीज में, और ओपनली वो वायलेंस को कॉल करते हैं, ओपनली वो वायलेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। 26 मई के अंदर ये सब चीजें देखी जाती हैं। साथ साथ वो ये भी बात करते हैं, वो नकबा की यहाँ पर बात करते हैं। अब नकबा जो है ना बच्चों, वो बेसिकली एक इस्लामिक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी से यहाँ पर मुराद ये है कि आप फोर्सफुली जो है ना वो किसी को कहो कि वो अपनी जगह छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे। अब वो कहते हैं कि हमने 1964 1948 में पैलेस्टीनियन, इजराइलीज ये कहते हैं कि जिस तरीके से 1948 में हमने पैलेस्टीनियंस को मजबूर कर दिया था कि हम अब वो अपनी खित्ते को छोड़ के चले जाएं, इसी तरीके का मजबूर जो है ना वो हमने अब 20th सेंचुरी में 2023 से 2025 के टाइम पीरियड के अंदर कर दिया है कि पैलेस्टीनियंस अपने एरिया को, अपने घरों को छोड़ के चले जाएं और एक सेकंड
नकबा के तौर पर जो है ना वो हमने ये चीज़ की है, और आज भी यही चीज़ जो है ना ये रिपीट हो रही है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज़ को कहा जाता है कि ये चीज़ जो है ये मिडल ईस्ट के अंदर मिडल ईस्टर्न क्राइसिस को बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो इनकरेज कर रही है। इससे जो भी पीस एफर्ट्स इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की जा रही हैं वो सारी एफर्ट्स फेल हो रही हैं, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें आपका ईरान, टर्की, पाकिस्तान जैसे ममालिक है, चांसेस ये हैं कि ये कंट्रीज जो हैं ये रिएक्ट कर सकती हैं, और इस तमाम एक्शन पे, इसराइलीज के इस तमाम एक्शन पर जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पीस टॉक्स की जा रही हैं, जो फॉरेन एड पैलेस्टीनियंस को प्रोवाइड की जा रही है, या जो फॉरेन एड इसराइलीज को प्रोवाइड की जा रही है, जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, वो भी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, और अफेक्ट आगे वाले टाइम पीरियड में हो भी सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मैप भी जो है बच्चों वो लगाया है, जिस मैप के अंदर थोड़ी सी ब्लर है लेकिन फिर भी थोड़ा वाजिया हो जाएगा कि बेसिकली ये जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कॉन्सेप्ट है कि इजराइली जो है वो इस वक्त ये चाहते हैं कि भाई पैलेस्टीनियन के इर्द गिर्द का जितना इलाका है, जिनमें यमन आता है, जॉर्डन आता है, लेबनान है, सीरिया है, ये सारे एरिए को, ये जो आपका इसराइल है ना, ये सारे एरिया को जो है ये कैप्चर कर लेगा, और इस कैप्चर के बाद उस एरिया का नाम जो है ना वो ग्रेटर इसराइल के नाम से जो है वो रख दिया जाएगा। ये बेसिकली इनका एक नैरेटिव है, ये इनके टेम्पल का नैरेटिव है। ये जो इन्होंने थर्ड टेम्पल की एक डिबेट हम सुनते हैं, थर्ड टेम्पल हम देखते हैं, ये इनके थर्ड टेम्पल के पीछे की जो बैक एंड स्टोरी है ना वो ये स्टोरी है। ऑन द अदर हैंड अब हमारी अल अक्सा की स्टोरी ये है कि हम लोग अल अक्सा, हम मुसलमानों के लिए, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अल अक्सा बेसिकली एक हॉली प्लेस है। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी थे, इन्होंने इसरा और मिराज के टाइम पर इस मस्जिद के अंदर जो है वो सफ़र किया था, इस मस्जिद को जो है वो देखा था, इस पर विजिट किया था इसरा और मिराज के टाइम पर। तो इसीलिए ये हमारे लिए अल अक्सा जो है ये हॉली प्लेस है। ऑन द अदर हैंड इसराइलीज कहते हैं कि जो ये यही जगह जो है ना, सेम यही प्लेस जो है ना, ये हमारे लिए भी हॉली प्लेस है, और यहाँ पर जो है वो हमने अपना थर्ड टेम्पल जो है ना वो क्रिएट करना है। अब इस चीज़ के अंदर इनके नैरेटिव के बाद ये कहते हैं कि देखा गया कि इजराइलीज के जो है वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि वो कुछ आर्कियोलॉजिकल डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें। आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी होती है वो स्टडी होती है जिसमें हम ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, और उन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली किसी भी कल्चर का ट्रेडिशन होता है, वो किसी भी कल्चर की लेजिटिमेसी होती है, उनकी अपनी एक पुरानी साख होती है, उस चीज़ को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, और उस पर हिस्ट्री के ऊपर बेसिकली जो है ना वो हम स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बच्चों बेसिकली ना पूरा एक फील्ड भी है, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं ना। ये बेसिकली पूरी फील्ड है जिसपे हम स्पेसिफिकली जो है ना वो ओल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो स्टडी करते हैं, और मोस्टली हम उनके प्रिजर्व करने के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जो है हम बात करते हैं। अब इजराइलीज यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमें एक जो इंफॉर्मेशन मिलती है, या करंट देखा जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो करंट स्टेप था, वो स्टेप क्या था? वो ये स्टेप था कि इसने जो है वो अल अक्सा के मॉस्क के अंदर जो अंडरग्राउंड टनल्स थे उनका विज़िट किया, और उस विज़िट के बाद ये चीज़ समझ में आई कि शायद ये जो है, उसने तो यही क्लेम किया कि ये एक आर्कियोलॉजिकल विज़िट है, हम आर्कियोलॉजिकल के ऊपर मतलब हम ओल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बट ये ऐसा नहीं था, बिकॉज अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू की हिस्ट्री को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर उसने कितना ज़्यादा जीनोसाइड, कितनी ज़्यादा मैस किलिंग की है पैलेस्टीनियंस पर, अरब्स पर कितना ज़्यादा उसने जो है वो अरब्स को नुकसान पहुंचाया है। तो उसके अतबार से अगर हम देखें तो वो हमारा एक ये एनालिसिस निकलता है कि नहीं भाई, ये चीज़ कोई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ आर्कियोलॉजी को एज अ टूल यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि ये अल अक्सा को वीकन करने की तरफ इसका कोई प्लान हो, और उसके ऊपर इसका अपना एक माउंट जो है, टेम्पल माउंट या थर्ड टेम्पल या जो है वो क्रिएट करने का कोई इसका प्लान है। क्योंकि टेम्पल माउंट उनके लिए उनकी हॉली प्लेस है, अल अक्सा हमारे लिए हमारा हरम शरीफ है।
दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीजियस साइट है, एक रिलीजियस प्लेस है। और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक अप करते हैं तो बच्चों इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसे कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की जो एब्रीविएशन है ना ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना ये एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रेजोल्यूशन पास करती है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन ये पास करती है और इस रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, रेजोल्यूशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम अपनी ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं या जो हमारी हेरिटेज की साइट्स हैं यानी कि हमारी जद्दी पुश्ती हमारी इमारतें हैं ना, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनके ऊपर हम काम करेंगे। और जब ये रेजोल्यूशन पास होती है तो इस रेजोल्यूशन के अंदर इजराइल को जो है वो इस चीज़ के ऊपर वार्न भी किया जाता है कि इजराइल अल अक्सा के अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो इस तरह की डिगिंग नहीं करेगी, कोई भी खुदाई जो है ना वो अक्सा के अंदर नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर ये की जाएगी तो ये एक इलीगल वे होगा, एक प्रोवोकेटिव एलिमेंट के तौर पर जो है ना ये एक चीज़ कंसीडर की जाएगी। बट बेंजामिन नेतन्याहू के इस विजिट ने जो है जिसने जिसने जो विजिट इसने अल अक्सा टनल के अंदर किया है ना, इस विजिट से जो है ना ये इस रेजोल्यूशन की भी जो है ना वो सॉर्ट ऑफ हम कह रहे हैं कि वायलेशन होती हुई नज़र आ रही है। और ये नज़र आ रहा है कि जो इजराइल है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़्यादा एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। रिलीजियस जस्टिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखा जाता है कि फर्स्ट टेम्पल जो कि जूइश का था, यहूदियों का था, ये पहला टेम्पल बनता है 957 BC को, जिसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, जो कि किंग सुलेमान की तरफ से बनाया जाता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है बेबीलोनियंस। दूसरा टेम्पल बनता है 538 BC को, जिसको रोमन एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी सिर्फ एक ही टेम्पल जो है वो जेरूसलम के अंदर बचा हुआ है, जिसे टेम्पल तो नहीं कहना चाहिए, वो तो सिर्फ एक वेस्टर्न वॉल ही है जिसको ये अपनी इबादत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या जिस पर ये अपनी रिचुअल्स जो है, रिलीजियस रिचुअल्स जो है जिसके ऊपर ये अपने परफॉर्म करते हैं। और ये चीज वो जो है वो उनके लिए एक हॉली प्लेस वो जो है वो बनी हुई है। बट ओवरऑल जो इनके पहले 2 टेम्पल्स थे वो खत्म हो गए और वो भी एक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा उस चीज का भी एक प्रेशर है, या ये उस चीज पर भी इन्होंने मार खाई हुई है, इसको उस तरफ से भी इनको जो है वो फतह नसीब नहीं हुई। तो अब ये थर्ड टेम्पल के ऊपर जो है ना ये इनका मेन फोकस जो है ना वो थर्ड टेम्पल है। अब वो कहते हैं कि जूइश लोगों को इस्लाम से, क्रिश्चियन से, और जो बुद्धिज्म है ना, इन मजहबों से जो है ना वो यहूदियों को बहुत बड़े खतरे लाक होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं, एक मैसीनिज्म पेश कर रहे हैं, जो मसीहा एक मैसीनिज्म पेश कर रहे हैं कि हम थर्ड टेम्पल क्रिएट करेंगे तो वहां पर हमारा जो है वो मसीहा आएगा और वो जो है वो मसीहा जो है वो एक मसैनी, क्योंकि वो मसीहा होगा, मसीहों के बिलीफ पर वो बात करता होगा, तो वहां से जो है ना वो जूइश की जो सुपरमेसी है ना वो निकलेगी और यहाँ पर जो है वो हमें जूइश एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उभरता होता नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों पर अब आप ये देखें कि ये तमाम चीजें जो है ये वायलेंस और वॉर के बाद ये हासिल कर रहे हैं और इनका ये बिलीफ इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है कि ये इग्नोर कर रहे हैं कम्प्लीटली पीस को, लॉ को एग्जिस्टेंस को, जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है लोग हैं उनको ये कंप्लीटली इग्नोर करें और हर किस्म की जो है ये ह्यूमन राइट्स की जो है ये वायलेशन कर रहे हैं। और इस चीज से इनकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो इस चीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है कि यूएस ने जो है वो एक बड़ा न्यूट्रल सा जो है ना वो इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा न्यूट्रल सा जो है ना वो हमें रोल नजर आ रहा है और बड़ा एक कि किस जगह पर वो इजराइल को बैकडोर डिप्लोमेसी तो प्रोवाइड कर है, लेकिन फ्रंट एंड पे आके वो इजराइल के साथ प्रॉपर्ली जैसे फ्रंट एंड पे आके लड़ते हैं ना उस तरह की जो है वो गेम नहीं कर रहा यूएस। अब अगर हम आज की रियलिटी को देखें तो आज में हम देख रहे हैं कि हमें 1967 में जो अरब मुसलमानों को एक फतह हुई थी, आज वो चीज़ जो है वो कम्प्लीटली हम जो है वो एक उसमें शिफ्ट देख रहे हैं। शिफ्ट हम इस वजह से भी देख रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो पैलेस्टीनियंस है ना ये एक ऐसी कौम है या ये वो मुसलमान हैं जो कि अनआर्म्ड है। ठीक है, इनके पास इतना वेपन, इतने मजाइज नहीं है, ये बेसिकली अनआर्म्ड सिविलियंस के साथ जंग कर रहे हैं ना इस वक्त, ये अनआर्म्ड सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनआर्म्ड सिविलियंस को अपना निशाना बना रहे हैं और मजीद जो है वो टेंशन एस्केलेट ही कर रहे हैं कि ये रुक नहीं रहे। पहले इन्होंने जो है वो पैलेस्टीनियन के खित्ते को के अंदर छोटी छोटी खान यूनस, रफा
वेस्ट बैंक, और अब ये जो है ये इस वक्त गजा के इलाके में पहुंच चुके हैं और हर जगह से जो है ये अपना सफाया करते जा रहे हैं, ये लोगों को मारते चले जा रहे हैं। तकरीबन 50,000 से जायद इस वक्त जो लोग हैं वो वहां पर मर चुके हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की और खवातीन की मौजूद है। तो ये चीजें टेंशन को एस्केलेट कर रही हैं, ये मिडल ईस्ट क्राइसिस को जो है वो एस्केलेट कर रही हैं, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कम्प्लीटली आपके यूनाइटेड नेशन चार्टर की जो है वो वायलेशन है। सो दिस इज योर लेक्चर। और अब इस चीज को हम CSS PMS एग्जाम्स में कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो किस तरीके से आएगा। एक तो ये आ सकता है आपके मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स के अंदर, मिडल ईस्ट क्राइसिस में, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के अंदर बच्चों, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा कीन तरीके से करना है, इसको मिस नहीं करना। इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट 2026 के अंदर इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अंदर भी जो है ये चीज आ सकती है, और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी जो है ना ये चीज आ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आपको टॉपिक जो है ये आ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड खदीजा। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दिस इज एक्सप्लॉयटेशन इकोस। एज यूजुअल एक ओपिनियन आर्टिकल है जिसके ऑथर का नाम है एमन जफर, और बेसिकली लेक्चर के अंदर जो मेन थीम है हमारे डिस्कशन का वो हम एजुकेशन क्राइसिस के बारे में जो है वो बात करेंगे। कुछ एजुकेशन एक पर्सपेक्ट को जो है वो हम यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली अपना डिस्कस करेंगे, और CSS PMS एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है। ऑब्वियसली ये आपके एजुकेशन के ही टॉपिक के अंदर जो है ना वो एजुकेशनल क्राइसिस के टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली ये आपको हेल्प आउट करेगा मटेरियल। जी स्टूडेंट्स, एज यूजुअल दिस इज अवर वोकैबुलरी स्लाइड, और वोकैबुलरी में जो पहला वर्ड है हमारे पास दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद होता है, जैसे कि लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, एक्सप्लॉइट करना मीन्स टू से कि अनफेयर और मिसयूज़ करना किसी चीज़ का या किसी पोजीशन का या किसी बंदे का मिसयूज़ करना और अनफेयर ट्रीटमेंट रखना। दूसरा वर्ड है हमारे पास टैसिट। टैसिट से मुराद होता है अंडरस्टूड, यानी कि किसी चीज़ का समझ आ जाना। मेंटरशिप से मुराद गाइडेंस है, और स्ट्रक्चरल से मुराद जो है वो आता है आपका पास रिलेटेड टू प्रॉपर सिस्टम, यानी कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम हो। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोसेस या एक पूरा प्रॉपर सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एजुकेशनल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, और स्पेसिफिकली हम एक पर्सपेक्ट को जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जब आपकी हर चीज़ के अंदर तरक्की हो रही हो, एजुकेशन के अंदर भी जब तरक्की हो रही होती है तो वो तरक्की डिफरेंट अंदाज में हो रही होती है। अब यहाँ पर हमारे जो लेक्चर का मेन डिस्कशन का आपके ऑथर ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया है वो बेसिकली उन्होंने पॉइंट आउट किया है अनपेड इंटर्नशिप्स को। आप इसको अनपेड फेलोशिप्स भी कह सकते हैं, मेंटोरशिप, इसको आप अब कुछ भी कह लो, बट ये जो है ये बेसिक हमारा आजकल की सोसाइटी का जो है वो एक कल्चर बना हुआ है, जिसे हम अनपेड कल्चर भी कहते हैं, अनपेड वर्क कल्चर भी जो है इस चीज़ को हम कहते हैं। और ये इस वक्त सोसाइटी का जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन एक राइज होने वाला कल्चर बना हुआ है, जिसमें हम सो कॉल्ड बच्चों को एक्सपीरियंस का या बच्चों को गाइडेंस के नाम पर या एक्सपोजर के नाम पे हम उनकी सलाहियतों को, उनकी एबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल इक्विटी डिस्कोर्स एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव लीगल एथिक्स। वो कहते हैं कि जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे होते हो या किसी भी एस्पेक्ट के अंदर आप तरक्की कर रहे होते हो ना, तो उस तरक्की के अंदर ज़रूरी होता है कि आप एथिक्स को इम्पोर्टेंस दो। अब इन एथिक्स में आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी कल्चरल एक जो लिमिटेशंस होती हैं, आपकी बाउंड्रीज होती हैं ना, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखती हैं लीगल एथिक्स के अंदर। फिर वो कहते हैं कि हाउएवर पाकिस्तान लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट यंग टैलेंट। वही बात कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशन है, लीगली प्रोफेशन जब कंटिन्यू किया जाता है तो उसमें मोस्टली यही देखा जाता है कि हम अपने यंग टैलेंट को, हम अपने यंग बच्चों की एबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। Interns often face unpaid labor under the guise of mentorship and exposure। वही बात है कि एक अनपेड
वर्क के नाम पर, एक अनपेड इंटर्नशिप्स के नाम पर हम लोग जो बच्चों को ये एक मसाला बेच रहे होते हैं मेंटोरशिप का या एक्सपोजर का, या फिर एट द एंड हम उनको इस चीज़ के अंदर भी लेकर आते हैं कि हम ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि ये आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी लीगल अथॉरिटी से या किसी री नोन अथॉरिटी से वो चीज़ जो है वो आपकी पास आउट नहीं हुई है, वेरीफाइड नहीं है, वैलिडेशन नहीं है उन सर्टिफिकेट्स की। जब उन सर्टिफिकेट्स की आपको वैलिडेशन ही नहीं मिलेगी तो आप किस तरीके से फिर इतना ज़्यादा काम जो है वो अनपेड तरीके से करोगे, और आप जो हो वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने वाला ही हिसाब है। अब ये जो एक मामलात हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि ये हमारे यहाँ अनपेड इंटर्नशिप्स जो होती हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो 3-3 महीने का या 6-6 महीने का ये फेलोशिप का या इंटर्नशिप का कोर्स लेकर तो आप वो सॉर्ट ऑफ वो एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। बट ये देखा जाता है कि ये जो अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, ये फेलोशिप्स जो होती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं ना ये बड़े एक अनक्लियर स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इनके अंदर कोई फॉर्म मतलब प्रॉपर तरीके से इनको स्ट्रक्चराइज नहीं किया होता इन इंटर्नशिप्स को, इन फेलोशिप्स को। अगर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चराइज किया होता है तो उसकी फिर एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। वो रजिस्ट्रेशन फीस के बाद आप पहले रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करो और उसके बाद आप उसको आप 3 महीने का 3 मंथ्स का कोर्स करो, या आप 6 मंथ्स का कोर्स करते हो और उस 6 मंथ्स के कोर्स के बाद वो भी अनपेड कोर्स करते हो और उसके बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट जो है वो पकड़ा दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो कल्चर है ना ये इस टाइम पर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है, और हम अपने जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं हम उनको इस हद तक जो है वो हम उनके साथ एक्सप्लॉइट बिहेवियर जो है वो हम यूज़ करते हैं। और इसमें की प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि एक तो हमारे पास जब हम इन इंटर्नशिप्स को कर लेते हैं ना तो इसके बाद हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि हमें जॉब्स मिलेंगी, बहुत कम हमारे पास चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस हम किसी बहुत रीनाउन या किसी वेल नॉन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो इंटर्नशिप ना करें। नाउ अब इस अनपेड वर्क कल्चर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर देखें तो वो क्या है। अनपेड कल्चर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये आता है कि ये बेसिकली इनको इस तरीके से सिस्टमाइज किया गया होता है कि ये बड़ी ज़्यादा ना आपकी 3 मंथ्स के अंदर भी आपसे इतना काम ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपने काम को मतलब अगर एचआर के डिपार्टमेंट में हो आप, या आप सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में हो, आप प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने अपने काम को थोड़ा सा हल्का करना है तो आप इंटर्नीज हाई कर लो, ठीक है। अब वो इंटरनेट को कहते हैं कि ये कम वक्त के अंदर इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा इनसे जो है ना वो काम लिया जाता है और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब वो बच्चे तो उनका तो माइंडसेट यही होता है ना कि वो एक्सपोजर करें, वो अपना बेस्ट देंगे, तो वो अपना बेस्ट देते हैं और उनका काम जो है वो वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पे देखें ना तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ये जो स्टेट्स है ना इन्होंने इस अनपेड कल्चर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। उन्होंने इस कल्चर को ख़त्म करते हुए जो है ना वो इसके ऊपर स्टाइफेंड रखना स्टार्ट कर दिया है कि अगर इंटर्नशिप भी होगी या फेलोशिप भी होगी ना तो उसमें भी जो है ना वो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंटर्नीज को, अपने फेलोअर्स को जो है वो स्टिफेंड के नाम पर जो है वो एक छोटी सी अमाउंट दे देंगे आफ्टर 3 मंथ, ताकि उन लोगों को भी जो है ना उस चीज़ से उनको इंकरेज मिले और वो किसी भी किस्म के फेलियर का या एट दी एंड जब वो किसी बड़े स्केल पे जाके जॉब करते तो उनको किसी भी किस्म का एक कंपटीशन जो फेस करना है ना वो उस कंपटीशन के अंदर compete कर सके। जी बच्चों, दिस इज़ ओवर लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर कोई हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी तो डिस्कस नहीं की है, बस एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया एजुकेशनल क्राइसिस के अंदर अनपेड वर्क कल्चर का, जो कि आपको जीके के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प आउट कर सकता है। अगर आप जीके में इस चीज़ को मतलब एक आपका नॉलेज ही है कि इस चीज़ से आपके जो नॉलेज के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत इजाफा हो गया होगा। बहुत से बच्चों को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा पता लग गया होगा इस अनपेड वर्क कल्चर का, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। और ऑन द अदर हैंड ये इस वक्त आपका एक एजुकेशनल क्राइसिस भी जो है वो इस चीज़ के इसको हम एजुकेशनल क्राइसिस के अंदर भी जो है ना वो काउंट करेंगे। सो दिस इज़ योर लेक्चर।